मिडिल में ब्लेंडेड लर्निंग जो टॉपिक है इसके बारे में मॉडर्नाइजेशन बहुत सारा है ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट के मिक्सचर के रूप में। लेकिन कहीं पे भी हम लोग शुरू करते हैं तो पहले कोई नया टॉपिक आता है या नया पैराडाइम शिफ्ट होता है तो हम लोग उसके शब्द के मीनिंग पे जाते हैं कि वो मीनिंग क्यों डाला गया है। तो और यहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग के डाइवर्सिटी पे ना जाके उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे फोकस करेंगे। तो पहला है इसका डिक्शनरी मीनिंग जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया गया है। जैसा कि ब्लेंड का मीनिंग दिया गया है कि ब्लेंड दो मीनिंग मैंने केवल नोट यहाँ पे रखा अपने लिए। एक मिक्स विद अनदर सब्सटेंस सो दैट दे कंबाइन टुगेदर ब्लेंड द कॉन्ट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, वो भी ब्लेंडिंग है। सेकंड मीनिंग जो है वो हमारे लिए ज्यादा वाइटल है that we use in our teaching often adjective blended mix different types of same substance such as tea coffee together so as to make a product of desired quality। यहाँ पे वही बात है कि हम चाय कॉफी सभी बनाते हैं, सभी दूध कॉफी और चीनी ही डालते हैं, लेकिन सबका हाथ का करने की कुछ होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो ब्लेंडिंग में भी हम लोग को वही करना है। ब्लेंडिंग में हम लोग शुरू से कहते हैं कि टीचिंग में ये स्किल वो स्किल, सभी स्किल से परिचित होते हैं, सभी अपने हिसाब से करते हैं। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के कि इस स्किल से नहीं तो उस स्किल से तो हम ब्लेंडिंग करते रहते हैं। और मेरा खास करना इसी चीज पे है कि ब्लेंडिंग कोई नई चीज नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग या ब्लेंडेड टीचिंग जो है वो हमारे जब से स्टार्ट हुई है तभी से चली आ रही आने वाली चीज है, केवल इसका वर्जन बदलता गया है। और डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट में टीचर और स्टूडेंट के बीच का खासकर टीचर का रोल बदलता जरूर गया है, लेकिन उसका कहीं पे भी इम्पोर्टेंस में किसी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से कमी नहीं आई है। तो उसी पे एक नजर डालते हैं। एक समय था रामायण महाभारत के समय में पहले सुनते थे तो उस समय लिखने का नहीं था, जो भी गुरु ज्ञान देते थे बच्चा सुनता था और टीचर बोलते थे, उनके पास ज्ञान था उसको वो बोलते थे और टीचर उसी से समझते थे। दूसरा कोई माध्यम सीखने सिखाने का नहीं हुआ करता, गुरुमुखी ज्ञान। ठीक है। उसके बाद कभी राइटिंग का आविष्कार हुआ, लोग लिखना शुरू किए, पहले स्टार्टिंग के पत्तों पर ही लिखा गया, लेकिन जब पत्ते पर ही लिखा गया तो जरूर है कि टीचर भी उसको अपने आप में एसिमिलेट किया उस ज्ञान को कि चलो बच्चों को कुछ लिख के ओरली नहीं हो रहा है तो कुछ दिखा के उनको दिखा गए और उसको हम समझा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद फिर से है ये गुटेनबर्ग में 1440 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने ही 2 साल बाद पहली प्रिंटेड पुस्तक जो बाइबल थी उसका पब्लिकेशन किया था। तो इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग का एक नया माध्यम जो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं कि प्रिंटेड बुक्स के माध्यम से एक माध्यम वो भी है कि बच्चे भी सीखने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा गुरु के साथ में कभी उनका क्लास छूट जाए या ऐसे भी क्लास अटेंड करके भी बुक किताबों के माध्यम से भी वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी एक नया पैराडाइम शिफ्ट आया कि टीचिंग स्किल्स है। उसके बाद रिटन फॉर्म आया था, रिटन फॉर्म में भी प्रिंटेड बुक्स का समय आया और उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड हमारा डेली का वास्ता जिससे पढ़ता है। जब 1800 ईस्वी में लगभग 1801 ईस्वी में दो थे, सबसे पहले जो था वो स्कॉटलैंड में थे, जेम्स पाइलम्स ने इसको ज्योग्राफी के क्लास में यूज किया था मैप डिस्कस करने के लिए। और उसी साल के अंत में या कभी भी उसी साल में कहा गया है कि जॉर्ज बैरन ने मैथमेटिक्स क्लास में यूज किया था। और ब्लैक बोर्ड के महत्व पर बहुत ज्यादा प्रकाश इस जगह डालने की शायद जरूरत नहीं है। तो लेकिन उसके बाद एक टीचिंग में एक और भी चीज आया था कि हम लोग सभी बीएड के दौरान इतना जरूर करते हैं कि अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग टीचिंग स्किल्स
डेवलप बताए जाते हैं और उसी में हम लोग वहां भी ब्लेंडिंग करते हैं। तो करने का मतलब है इस कंप्यूटर प्रोसेस में टीचर का महत्व कहीं कम नहीं हुआ था। टीचर अपने आप को टेक्नोलॉजिकल जो भी पैराडाइम शिफ्ट आते गए उनमें वो अपने आप को अपडेट करते रहे और इस तरह से ये कारवां टीचिंग लर्निंग का चलता चला गया। इसके बाद आते हैं, ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ तक जो भी हमारा है वो क्लासिक वर्जन ऑफ लर्निंग टीचिंग है कि बोर्ड है, बुक्स है और हम अपना लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा चाहे ऐसे पढ़ा चाहे अपने स्किल से पढ़ा और टीचिंग स्किल से पढ़ा। यहाँ पर हमारे पास केवल ये है, इसको हम कह रहे हैं कि क्लासिक वर्जन है, एंशिएंट वर्जन है जो कि अभी तक चलता रहा है। कंप्यूटर्स ने दुनिया में बहुत सारे चेंज किया है और हम लोग ये प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, ये भी उसी का है कि सारा चीज हम लिख के नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक स्लाइड पे प्रेजेंटेशन बनाया और प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ चीज डिस्प्ले करने के लिए भी है और कुछ चीज बोलने के लिए भी है। तो ये भी ब्लेंडेड लर्निंग टीचिंग का ही देन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, इसका यूज कर रहे हैं। तो आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे है ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्लासिक टू मॉडर्न वर्जन। स्टार्टिंग में डायग्राम क्लियर है? यस यहाँ पे इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग आईएलटी, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग जिसके बारे में पिछले स्लाइड में हम लोग चर्चा किए हैं। यहाँ तक हम लोग इंस्ट्रक्टर होते थे, इंस्ट्रक्टर बुक से पढ़ाएं चाहे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं चाहे जहाँ पढ़ाएं, इंस्ट्रक्टर एक होता था और सामने सुनने वाले देखने वाले होते थे। उसके बाद आया मेन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग 60s to 70s में। कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था और आज का हमारा ये कंप्यूटर छोटा नहीं होता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत विशाल होता था। इस रूम में भी पूरा अंदर आए उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो उनकी मदद से पढ़ाई थोड़ी बहुत की गई। इसमें मेन है सैटेलाइट ऑफ ग्राउंड बेस्ड वीडियो डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग इग्नू एक फेमस नेम है उसमें कि उस समय क्या किया गया कि सैटेलाइट से क्लास होते थे, दूरदर्शन पे भी आता था चाहे बाकी माध्यम से। वहां पे एक चीज होती थी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है कि 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं दे पाता था। वीडियो बना हुआ है या टीचर बोल रहे हैं और डाउट क्लासेस वहां पे नहीं हो रहे हैं, एक सामने से बोल रहा है और हम सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बुक में पढ़ते हैं कि 2 बार 3 बार बुक को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहा है और ना जाने की समझ आ रहा है। वही चीज वीडियो लेक्चर में था कि वीडियो को लोग बार-बार देखते थे कि आखिर वो अगर कहीं पे नहीं समझ में आए तो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं वो हमें यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड में था। उसके बाद पीसी बेस्ड आया, इसमें वीडियो लेक्चर एक जमाना था अराउंड 2000 to 2007 का, जिसमें कि लोग मोस्टली कोई भी लेक्चर जो होता था वो सीडी में और वो डीवीडी प्लेयर पर आकर हम लोग देखा करते थे। उससे कंप्यूटर आया 90s में और इंटरनेट आ चुका था, लेकिन अपने यहाँ पॉपुलर हुआ है 2010 के बाद। तो उससे पहले का वही था कि हमेशा बाजार से अगर कहीं पे किसी का लेक्चर मिल जाए उसको उठा लिए और उसको फिर देखते थे। बाद में फर्स्ट जनरेशन वेब बेस्ड लर्निंग विजुअल क्लासरूम ई लर्निंग का शुरुआत हुई 1998 टू नाउ और इंटीग्रेटेड ब्लेंडेड लर्निंग वेब वीडियो ऑडियो सिमुलेशन आईआईटी। सारा कुछ का जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो यहाँ पे कि इसमें हम सबको जो पुराने पिछली सारी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे थे वो सबको हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिसको कि हम ब्लेंडेड लर्निंग कर रहे हैं। इसका फायदा ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ये भी कहते हैं कि 1-to-1 बच्चा भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा है और हम भी उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। डाउट क्लासेस के लिए भी जगह बनती है जो कि पहले इस सैटेलाइट बेस्ड वीडियो लेक्चर में नहीं हो पा रहा था। एक दूसरा फायदा है इसका कि हम कभी कभार बोर्ड पे जो डायग्राम बनाते हैं वो स्टैटिक होते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स या फिर जो खुद से आर्टिफिशियली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके जो बनाए जाते हैं उसके हिसाब से एक
जब वीडियो लेक्चर बनाए जाते थे, तैयार किए जाते थे ताकि बाकी लोग देख सकें, और एक ये वेब बेस्ड कहिए या कंप्यूटर सिमुलेटेड कहिए, इन दोनों पे एक एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, छोटा छोटा के थोड़ा सा वो Now I'm going to do a lot of different kinds of experiments, and one of them is typified by this piece of apparatus here. This is what one might call an old faithful. The experiment I'm going to do with this was first done in 1705. So it's a very old one. It was done by a man called Francis Hawksbee, who quite a lot of people think was the first and one of the great lecture demonstrators. And he did the experiment before the Royal Society. We have a clockwork mechanism that will ring the bell, but we've pumped out all the air from this bell jar, and so when I start it running, you won't be able to hear it. You can see the hammer hitting the bell. It's got a life of its own, this sponge. I've got to hold on to it. But you can see it striking the bell, because there's no air inside, you can't hear it. Now I'm going to let the air in. And as we let the air in, now I think you can hear the bell quite clearly. And that's a very nice experiment to demonstrate how air is needed for the transmission of sound. Now this experiment was done a good deal later, in the middle of the 19th century, by John Tyndall, who in fact followed Michael Faraday as director of this institution. And here we have a picture in Faraday's book of this apparatus. And I think you can see, although the bell jar may be different, the actual clockwork is very much the same as the clockwork that we have in the bell jar there. And I think the fact that the hammer, this hammer here, is so similar to the hammer on that clockwork, more or less proves that that is the original. एक चीज जो देखने लायक है उस वीडियो हम अक्सर करते हैं कि साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है. This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. ये सैंपल था जो कि जिस समय हम लोग ने बोले थे कि वीडियो लेक्चर बना के और पब्लिश किए जाते थे ऑन डीवीडी और सीडी. पहले डिस्ट्रीब्यूट की साइट पे अवेलेबल है. डाउनलोड शायद खुद मैं एज ए टीचर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों को दिखा के इस बात को बहुत अच्छे से पहुंचाया जा सकता है कि साउंड बिना एयर के वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकता है. इसको देख के कोई अपना एक लोकल एपरेटस तैयार कर ले जो कि उस समय का था. जैसा कि और भी उसमें जब हम लोग कहते हैं कि साउंड प्रोपोगेशन थ्रू मीडियम, तो उसके हिसाब से उसको आराम से किया जा सकता है. कुछ लोगों ने किया भी है जो कि YouTube पे अवेलेबल भी है, लोग जो भी सर्च करना चाहें. उसमें एक और खास बात है कि उन्होंने बुक एक माइकल फैराडे का एग्जांपल दिया था कि वो ऐसा एपरेटस था जिसको बनाया गया, जो कभी पहली बार हुआ और रिकॉर्ड हुआ और हमने देखा है. एक दूसरा सैंपल है जो केमिस्ट्री से लिया गया है, वो हम लोग भी उसमें मैं कहना चाहूंगा कि वो डायग्राम स्टैटिक है और Myself, let us understand the cleansing mechanism of soap in detail. Soaps are molecules having two ends with differing properties. One end is hydrophilic, that is, it dissolves in water, while the other end is hydrophobic, that is, it dissolves in hydrocarbons and doesn't dissolve in water. Since the hydrophobic tail of the soap molecules will not be soluble in water, the soap molecules will align along the surface of water with the hydrophilic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. Inside water, the soap molecules are oriented such that the hydrocarbon portion is out of the water. This is achieved by forming clusters of soap molecules in which the hydrophobic tails group at the interior of the cluster and the ionic ends protrude onto the surface of the cluster.
This formation is called micelle. The mechanism of soap cleansing is attributed to these micelles. Soap in the form of micelles is capable of cleaning, since the oily dirt will be collected in the center of the micelle due to the hydrophobic tails. The micelles stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. Thus, the dirt held along with the micelles is also easily rinsed away. The soap solution appears cloudy since the micelles are large enough to scatter light. तो बुक से पढ़ाते हैं, तो जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि ब्लैक बोर्ड पे जो हम लोग डायग्राम स्केच करके पढ़ाते हैं कोई भी टॉपिक, तो वो डायग्राम स्टैटिक होता है। बुक्स में वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम लोग ये डायग्राम शो करते हैं, और उसके बाद जब हम लोग इनसाइड द मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं तो हम एक डायग्राम ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं कि बच्चों ये माइसेल है, इसका लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंट जो कैसे ऊपर पानी में अलग अलग ये माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर मूव कर रहे हैं, ये कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर सिमुलेटेड है, जिसको मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी मदद से बच्चों को अपनी बात जरूर पहुंचा सकते हैं कि सोप का क्लीनिंग मैकेनिज्म ऐसा होता है। तो टेक्नोलॉजिकली एनहांसमेंट एक एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन एज ए टीचर सभी को एक ही सब्जेक्ट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एक ही तरह का रुझान हो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी और के द्वारा बनाए गए apparatus को, किसी ऐसे वीडियो को या कोई भी एक्सपेरिमेंट जो किया गया है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको हम अपनी टीचिंग में जरूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसके आधार पे ऐसा किया जा सकता है। Group at the interior of the cluster. था एक्सपेरिमेंट हम खुद नहीं कर सकते हैं, तो किसी और के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को हम दर्शा सकते हैं। दूसरा चीज, हम खुद सिमुलेट नहीं कर सकते हैं, हम सिमुलेशन के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं कि जो काम हम अपने लैब में करके बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट कई सारे अवेलेबल हैं। तो उस ये मॉडर्न वर्जन ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग डेफिनेशन पहले अभी हम लोग वीडियो के माध्यम से देखना चाह रहे थे। वही चीज है कि ब्लेंडेड लर्निंग designates the range of possibilities presented by combining internet and digital media with the established classroom form that require the physical co-presence of teachers and students. ब्लेंडेड लर्निंग में एक चीज खास है कि इसमें हमेशा ये नहीं करें कि ऑनलाइन है ही रहे या केवल ऑफलाइन रहे, दोनों मीडियम से आप प्रेजेंट होके इसमें जरूरत के हिसाब से समय अनुसार हम अपना काम करते रहेंगे, टीचिंग लर्निंग करते रहेंगे। इस पर बात देखिए यहाँ पॉइंट्स टू पॉन्डर। अच्छा टीचर, हम लोग हमेशा करते हैं, कई लोग आपस में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, हमारा बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, तो बेहतर है कि शिकायतें करने के बजाय हम अपने आप को उस जो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है उसको यूज करें और अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बार फिर से मॉडिफिकेशन करें, जैसा कि मॉडिफिकेशन ब्लैक बोर्ड के आने में किए थे। चाहे पहले जैसे हर एक स्टेज में करते रहे, जो पहले हम लोग देख रहे हैं करते रहे, तो उस आधार पे तो with the advent of each new technology or paradigm shift, the role of teacher has never diminished. टीचर का रोल कभी कम नहीं हुआ है। New tools only complement us in our teaching. नया टूल कोई भी है वो हमें कम्प्लीमेंट करता है, सहयोग करता है, कंपटीटर नहीं है वो कभी भी हमारा। Blended learning has given us new tools which will enhance our teaching skills, so better update ourselves in using the new tools. और इसके आधार पर कह सकते हैं कि अपना जो कुछ भी है, कोई आदमी
सिमुलेशन करने में कर सकता है। कंप्यूटर में भी हम लोग अक्सर सुनते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, किसी एक दो पे भी अपने आप को अपडेट कर पाए तो सारे अगर दो चार टेक्नोलॉजी पे भी अलग अलग इंडिविजुअली अपडेटेड है तो कह सकते हैं कि एज ए ग्रुप हम लोग 4-5 टेक्नोलॉजी में अपडेटेड हो गए और उस आधार पे अपने स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एनहांसमेंट लाया जा सकता है। यस